स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ की। जी हाँ, जो ब्लैक बॉडी का फिनोमिना है उसको एक्चुअल में जो एक्सप्लेन करता है वो यही वाला जो चैप्टर है, यही वाला जो टॉपिक है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इससे पहले हम लोगों ने ब्लैक बॉडी का जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो दिया गया था रेले जीन्स और वेन्स के द्वारा, पर दोनों में एक दिक्कत थी। एक्चुअल में मैं आपको समझाऊं तो हम लोगों ने जब ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा था तो वो इस तरीके से कर्व आया था। हमने एक साइड प्लॉट की थी क्या, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में अगर आपने ब्लैक बॉडी का जो लेक्चर है नहीं देखा है तो उसमें हमने यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी को प्लॉट किया था। यहाँ पर हमने प्लॉट किया था किसको, एनर्जी डेंसिटी को। यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे थे एनर्जी डेंसिटी को, सही है। और यहाँ पर हमने प्लॉट किया था किसको, वेवलेंथ को। यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे थे किसको, वेवलेंथ को। तो हमने इस तरीके के ग्राफ देखे थे, ऐसा, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा, फिर और ऐसा, फिर और ऐसा, फिर ऐसा, और फिर और टेम्परेचर बढ़ाने पर इस तरीके के कर्व देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये T1 है, ये T1 टेम्परेचर पर T2, T3, T4, T5 और T6। जो T6 टेम्परेचर है वो सबसे बड़ा है, T5 है, T4 है, T3 है, T2 है और फिर क्या है, T1 है, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ रहा है ब्लैक बॉडी का, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। नीचे हमने क्या प्लॉट किया है जी, नीचे हम लोगों ने वेवलेंथ प्लॉट करी है, ठीक है। अब जहां पर मैंने लाइन ड्रॉ करी, आप इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में इस लाइन के लेफ्ट में देखोगे तो ये लो वेवलेंथ का रीजन है, ये कम वेवलेंथ वाला रीजन है। दिस इज द रीजन ऑफ लो वेवलेंथ। और जो राइट साइड में आप देखोगे हाई वेवलेंथ का रीजन है, मतलब जब वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो लो वेवलेंथ का जो फिनोमेना है, मतलब लो वेवलेंथ पर ये जो ग्राफ है ऐसा आ रहा है, इसको एक्सप्लेन कौन करता है, इसको एक्सप्लेन किया गया वीन्स के द्वारा। साइंटिस्ट का ही नाम है वीन्स ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। हाई वेवलेंथ पर ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, मतलब अगर मैं इस लाइन को ऊपर तक खींच के ले जाऊं तो आपका जो ग्राफ है वो कम वेवलेंथ पर ऐसा और हाई पर इस तरीके का, या फिर कम के ऊपर इस तरीके का जो बिहेवियर है वो शो कर रहा है। हाई वाला जो बिहेवियर है वो किसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, रेले जीन्स ने क्या किया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मतलब रेले जीन्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो केवल हाई वेवलेंथ के ऊपर ही वैलिड है, और जो वीन्स की एक्सप्लेनेशन है वो किसके ऊपर वैलिड है, लो वेवलेंथ के ऊपर वैलिड है। दोनों में से कोई भी कंप्लीट वेवलेंथ के अलोंग इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों ने क्या दिक्कत करी, दोनों ने एक चीज को मिस कर दिया, जिसको प्लैंक रेडिएशन लॉ ने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। मतलब किस चीज को उन्होंने मिस कर दिया, भाई जो लाइट होती है या फिर जो रेडिएशन होता है उसका नेचर कैसा होता है। इन्होंने तो वेव का नेचर माना, क्योंकि ये तो क्लासिकल थ्योरी को मानकर चल रहे थे, लेकिन जो प्लैंक ने माना वो क्या माना, प्लैंक ने माना है कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है वो कंसिडर किया है, ठीक है। अब प्लैंक जो है वो पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हुए क्या करते हैं, इस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो लाइंस आ रही हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ए ब्लैक बॉडी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो प्लैंक ने क्या कहा, भाई जो ब्लैक बॉडी जो है, जो रेडिएशंस एमिट कर रही है वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन एमिट नहीं कर रही, वो छोटे छोटे डिस्क्रीट फॉर्म में क्या कर रही है, एनर्जी एमिट कर रही है, जिनको क्वांटा कहा जाता है। मतलब कोई भी ब्लैक बॉडी में जो पार्टिकल्स हैं, जो ऑसिलेटर्स हैं, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, जो वाइब्रेट होते हुए रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। एक्चुअली में ब्लैक बॉडी में क्या कहा गया, प्लैंक रेडिएशन लॉ ने कहा कि भाई किसी भी ब्लैक बॉडी में छोटे छोटे ऑसिलेटर्स होंगे। ऑसिलेटर क्या होंगे, जो वाइब्रेट कर रहे होंगे। जो वाइब्रेट करते हुए ऑसिलेटर्स होंगे वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होंगे उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट भी कर रहे होंगे। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या थी, वो जो ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है वो उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन तो दे रहा है, पर वो पैकेट्स की फॉर्म में रेडिएशन दे रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, वो डिस्क्रीट या पैकेट की फॉर्म में क्या कर रहा है, एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। ऐसा मैक्स प्लैंक ने माना और क्या दिया आपको, प्लैंक रेडिएशन लॉ दिया। यही पर लिख रहा है In 1900, Max Planck put forward an assumption
दैट ऑसिलेटर ऑफ ए ब्लैक बॉडी कैन नॉट हैव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या लिखता है भाई, जो ऑसिलेटर्स हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी अमाउंट की एनर्जी को क्या कर देंगे, रेडिएट कर देंगे। वो क्या करेंगे भाई, वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। फिर डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये लिख रहा है ए डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी, यही इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। जो ऑसिलेटर्स हैं वो क्या करेंगे, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। जब वो क्या कर रहे होंगे, जब वो वाइब्रेट कर रहे होंगे तो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रेडिएट करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, वो कौन सी डिस्क्रीट एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे लिखता है एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नॉट कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली। मतलब एनर्जी जो है किसी भी ऑसिलेटर के द्वारा वो जो एमिट करी जा रही है या फिर जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, ना वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता। वो डिस्क्रीट या पैकेट की फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और पैकेट की फॉर्म में ही एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है। ऐसा माना गया किसके द्वारा, प्लैंक के द्वारा। और ये बिल्कुल सही बात भी थी, आगे जाके आपको समझ में आएगा। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय ई बराबर एच न्यू। हर क्वांटा जो रेडिएशन का है, हर रेडिएशन का जो छोटे से छोटा पैकेट है, जिस पैकेट से, जिन बहुत सारे पैकेट से मिलकर वो रेडिएशन बनी हुई है, उस छोटे से छोटे पैकेट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E बराबर एच न्यू होगी। ठीक है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू वो फ्रीक्वेंसी है जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी या फिर जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहा है, और वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडिएशन की भी होगी। मतलब न्यू वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहा है, और यही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वो जो रेडिएशन वो एमिट करेगा उसकी भी होगी। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी वो किस फॉर्म में होगी, एन एच न्यू। मतलब एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई भी रेडिएशन है, उस रेडिएशन में एच न्यू एनर्जी के 10 फोटोन जो है वो एमिट हुए, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई, 10 एच न्यू। मान लो टोटल एनर्जी जब एमिट हुई तो उसमें 5000 फोटोन जो है वो क्या हुए, वो रिलीज हुए, वो एमिट हुए। तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 5000 गुणा एच न्यू, यही कहना चाह रहा है। तो जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी वो या तो एच न्यू के बराबर होगी या फिर क्या होगा, इसका होल नंबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट E बराबर एच न्यू को ही प्रयोग करते हुए प्लैंक क्या देते हैं, रेडिएशन लॉ देते हैं, जिसका जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या आता है, ये आता है E बराबर एन एच न्यू। मैक्स प्लैंक डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी E लैम्डा रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। मतलब जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट कर रही है लैम्डा वेवलेंथ की, तो उस टाइम उसकी एनर्जी कितनी है, लैम्डा वेवलेंथ के ऊपर जो एनर्जी है वो ई लैम्डा है, जो किसके बराबर है, 8 पाई एच सी डिवाइड बाय लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी बाय के टी लैम्डा माइनस 1। ठीक है, यहां पर सारे शब्दों का मतलब आपको शायद पता भी होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। यहां पर के क्या है आपका, के आपका है जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सही है। लैम्डा आपका वेवलेंथ है, टी आपका क्या है जी, टेम्परेचर है। ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे हम अभी, पर अभी आपको मैं बता रहा हूं कि भाई कैसे ये कम वेवलेंथ के ऊपर विंस में कन्वर्ट हो जाता है और हाई वेवलेंथ के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेले और जींस में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने कहा था ना कि भाई कम वेवलेंथ पर कौन बता पाता है, विंस, और हाई पर कौन बता पाता है, रेले और जींस बता पाते हैं। अभी आप इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक बार देखिए, हमने लिखा है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी बाई के टी लैम्डा माइनस 1, ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, जब वेवलेंथ कम होगी एट लो वेवलेंथ, जब वेवलेंथ छोटी होगी तो लैम्डा गुणा टी भी छोटा होगा। छोटी वेवलेंथ के ऊपर लैम्डा टी भी क्या होगा, स्मॉल होगा। जब लैम्डा टी स्मॉल होगा मतलब तो एच सी बाई के टी लैम्डा लार्ज होगा। भाई सीधी सी बात है, जब लैम्डा टी स्मॉल होगा तो ये जो क्वांटिटी है बहुत बड़ी होगी, और ई की पावर में बहुत बड़ी क्वांटिटी। समझिए जरा, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ई की पावर माइनस या फिर सॉरी प्लस, और यहां पर क्या स्मॉल क्वांटिटी आ जाएगी, तो ये क्या होगा, ई की पावर लार्ज क्वांटिटी। अगर ई की पावर में कोई ना कोई क्वांटिटी बहुत बड़ी आ रही है तो वो क्या होगी, वो एक से बहुत बड़ी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी दोस्तों, एक से बहुत बड़ी हो जाएगी। और जब वो एक से बड़ी हो जाएगी तो इस एक को नेग्लेक्ट कर देंगे इसके कंपैरिजन में। आई मीन टू से
मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लैम्डा छोटा होगा, जब लैम्डा छोटा होगा तो ये ओवरऑल टर्म जो है ये बहुत बड़ी हो जाएगी 1 से। फिर हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसी को छोड़ देंगे, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस एच सी बाय के टी लैम्डा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा ई लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी बाय लैम्डा की पावर 5 e की पावर माइनस एच सी बाय के टी लैम्डा। और यही क्या था आपका वीन्स लॉ था। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक्सप्लेन करता था किसके ऊपर, लो वेवलेंथ के ऊपर। समझ में आ गया भाई। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्लैंक रेडिएशन लॉ का एक्सप्रेशन है, ये वीन्स के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है जब मैं इसमें कम वेवलेंथ की लिमिट पुट कर रहा हूं। अब जब मैं इसमें हाई वेवलेंथ की लिमिट्स को पुट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेले जीन्स के एक्सप्रेशन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा एट हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ पर लैम्डा टी बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर लैम्डा टी बहुत बड़ा हो जाएगा तो ई की पावर एच सी बाय के टी लैम्डा, मतलब अगर ये बहुत बड़ा है, अगर लैम्डा टी बहुत बड़ा है तो किसी नंबर के डिवाइड में बड़ी क्वांटिटी बहुत छोटी क्वांटिटी, तो ई की पावर में बहुत छोटी क्वांटिटी आ जाएगी। फिर हम क्या कर देंगे, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे किसका, ई की पावर एक्स का। क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता चला जाता है। ई की पावर एच सी बाई के टी लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच सी बाई के टी लैम्डा, प्लस आगे छोटी टर्म है नहीं लिखी क्योंकि ये खुद भी बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। स्मॉल है, क्यों है स्मॉल भाई, क्यों स्मॉल है, ये इसलिए स्मॉल है क्योंकि के टी लैम्डा जो है बहुत बड़ा है, लैम्डा इंटू टी बहुत बड़ा है। जब लैम्डा टी बहुत बड़ा है तो ये ओवरऑल छोटा है, आगे इसका स्क्वायर आएगा, मतलब आगे क्या आएगा, एच सी अपॉन के टी लैम्डा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब छोटा नंबर है, छोटे नंबर का स्क्वायर क्या, और भी छोटा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल पहली ही टर्म लिखते हैं, बाकी आ जाएंगी स्मॉल टर्म्स, वेरी वेरी स्मॉल टर्म्स, वेरी वेरी स्मॉल टर्म्स आ जाएगा। सही है भाई। तो ये वाली वैल्यू जब मैं पुट करूंगा कहाँ, यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एच सी के टी लैम्डा, तो ये बनेगा 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5 1 प्लस एच सी बाई के टी लैम्डा माइनस 1, 1 से 1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और के टी लैम्डा चला जाएगा ऊपर। तो जैसे ही के टी लैम्डा ऊपर गया नीचे क्या रहा, के टी लैम्डा बाई एच सी, और यहाँ लैम्डा की पावर 5। देखो एच सी से कट जाएगा एच सी और एक लैम्डा से कट जाएगा लैम्डा, तो फॉर्मूला बनेगा ई लैम्डा बराबर यहाँ 8 पाई के टी बाई लैम्डा की पावर 4। और ये क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन गिवन बाय रेले जीन्स। रेले जीन्स ने जो एक्सप्रेशन दिया था वो यही एक्सप्रेशन दिया था। तो मतलब प्लैंक रेडिएशन लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कम वेवलेंथ के ऊपर तो वेन्स में, और हाई वेवलेंथ के ऊपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेले और जीन्स के एक्सप्रेशन में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अब इसका डेरिवेशन, प्लैंक रेडिएशन लॉ का डेरिवेशन हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन पे बढ़ने से पहले अगर आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी के आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए विज्ञान वृक्ष के ऊपर आपके सारे के सारे सेमेस्टर्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, जो बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही अफोर्डेबल कीमत के ऊपर उपलब्ध हैं, और उनके डेमो लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो विज्ञान वृक्ष आपके लिए लेकर आया है सीयूईटी पीजी और आईआईटी जेएम के भी कोर्सेज। सीयूईटी पीजी का जो कोर्स है वो एमएससी एंट्रेंस का कोर्स होता है, अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से एमएससी करनी है। आईआईटी जेएम आपको आईआईटी से एमएससी करने का मौका देता है। हाँ, आईआईटी जेएम का जो पेपर वो थोड़ा सा टफ रहता है सीयूईटी पीजी से। तो अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको जो तैयारी है वो 5वें, तीसरे या चौथे सेमेस्टर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए बीएससी में। मतलब सेकेंड ईयर में जब आप हो, जब आपका पहला साल खत्म हो चुका और दूसरे साल में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो तभी आपको आईआईटी जेएम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपका आईआईटी जेएम का प्रिपरेशन अच्छा होगा, आप आईआईटी से एमटेक एमएससी करने के लिए जाओगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आईआईटी गेट का पेपर क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि गेट के बाद आपको सीधी जॉब मिलती है किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर ऑफिसर लेवल की जॉब जो है वो आपको मिलती है। ठीक है, फिर आईआईटी गेट का पेपर जनरली एमएससी के विद्यार्थी देते हैं। हाँ, एलिजिबल तो बीएससी वाले भी होते हैं, पर जनरली एमएससी के विद्यार्थी ही इस पेपर को देते हैं। उसके बाद अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारे पास आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट के भी कोर्सेज उपलब्ध हैं। गेट के थ्रू आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हो, या फिर पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप भी मिलती है। ठीक है, अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करते हो
विज्ञान वृक्ष के थ्रू, तो आपको पीएचडी के दौरान फेलोशिप और भारत में किसी भी कॉलेज में आप एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। किसी भी कॉलेज में क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और ये सारे ही कोर्सेज के डेमो विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं, तो आप विज्ञान वृक्ष ऐप को डाउनलोड करिए, जिस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्लैंक रेडिएशन लॉ। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ प्लैंक रेडिएशन लॉ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या माना गया, सबसे पहले माना गया है कि भाई प्लैंक ने कहा था कि कोई भी जो ब्लैक बॉडी है ना, वो एनर्जी रेडिएट करेगी किस फॉर्म में, एच न्यू की फॉर्म में। मतलब या तो उसकी एनर्जी एच न्यू होगी जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है ब्लैक बॉडी, या फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, मतलब एच का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है अकॉर्डिंग टू प्लैंक ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ लीनियर ऑसिलेटर। ब्लैक बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे लीनियर ऑसिलेटर होते हैं जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वो वाइब्रेट करते हुए एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें ब्लैक बॉडी का इस तरह का कर्व जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया बोला, अब जो लीनियर ऑसिलेटर होते हैं, अब ऐसा नहीं होता कि वो कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर सकते हैं, वो एनर्जी रेडिएट करेंगे छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, जैसे 0 दे एमिट कर दी, एच न्यू, 2 न्यू, 3 न्यू, इस तरह से क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे, सही है। उसके बाद कहता है कि भाई मैं ये मान लेता हूं कि भाई ब्लैक बॉडी जो है वो एनर्जी रेडिएट जो कर रही है वो तो कर रही है 0 एच न्यू कर देगी, 2 न्यू कर देगी, 3 न्यू कर देगी। ये कौन एमिट कर रहा है, ब्लैक बॉडी में जो ऑसिलेटर है वही एमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे मानता है कि भाई लेट N0, N1, N2, मतलब अब ये तो समझ में आया कि ब्लैक बॉडी या तो एनर्जी 0 रेडिएट करेगी, या एच न्यू, या फिर 2 न्यू, या फिर 3 न्यू। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि भैया 0 एनर्जी एमिट करने वाले कितने ऑसिलेटर होंगे, N0, एच न्यू वाले कितने होंगे, N1, 2 न्यू वाले कितने होंगे, N2। यहाँ पर क्या बोल रहा है अगली लाइन में, यही मान रहा है लेट N0, N1, N2 are the number of oscillator having energy 0, H न्यू, 2 न्यू and so on। मतलब N0 वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं जो 0 एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, N1 वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं जो H न्यू एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, और N2 वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं जो 2 H न्यू के फोटोन क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से N3 क्या है, वो नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं जो 3 H न्यू के जो फोटोन है वो क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर तो कितने हो गए, देखो N0 तो 0 एनर्जी वाले, N1 H न्यू एनर्जी वाले, और N2 2 H न्यू एनर्जी वाले। टोटल ऑसिलेटर कितने बने भाई, टोटल ऑसिलेटर बने N बराबर N0 प्लस N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। पर बोल्ट्जमैन कहते हैं कि भाई जिसकी एनर्जी ER होती है, जिसकी भी एनर्जी ER होती है, उस स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी ER इज गिवन एज NR बराबर N0 e की पावर माइनस ER बाई KT। ये हमने गैसीय स्टेट में भी फॉर्मूला पढ़ा है, हालांकि आपका स्टैटिस्टिकल में भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला आ गया होगा, लेकिन ये आपको बताता है कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल, मैं बता देता हूं ये एक्चुअल में क्या बताता है। ये बताता है, मान लीजिए आपका एनर्जी ER है और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, N0 है ग्राउंड में पार्टिकल, तो NR किसके बराबर होगा, ये होगा N0 इंटू E की पावर माइनस ER बाई KT। मतलब अब जितने पार्टिकल की एनर्जी 0 है, जितने पार्टिकल की एनर्जी 0 कितने होंगे, N0 बराबर N0 E की पावर माइनस 0 बाई KT। अब जितने पार्टिकल की एनर्जी H न्यू है वो किसके बराबर होगा भाई, N1 बराबर N0 E की पावर माइनस H न्यू बाई KT, ठीक है। मतलब एनर्जी की वैल्यू जो है वो यहाँ क्या कर देनी है, आपको पुट कर देनी है। देखिए यहाँ पर यही लिख रहा है, देखो भाई यहाँ देखिए एक बार, हम यही बात कर रहे थे, नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी ER, NR बराबर N0 E की पावर माइनस ER बाई KT। अब वो कितने ऑसिलेटर हैं जिनकी एनर्जी 0 है, तो वो क्या आएगा, N0 बराबर N0 E की पावर माइनस 0 बाई KT।
वो कितने ऑसिलेटर हैं जिनकी एनर्जी एच न्यू है? वो तो N1 होते थे जिनकी एनर्जी कितनी थी? एच न्यू। तो N1 बराबर एन नॉट तो एज इट इज ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। वो कितने ऑसिलेटर हैं जिनकी एनर्जी 2h न्यू होगी? तो N2 बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस 2h न्यू बाई के टी। वो कितने ऑसिलेटर हैं जिनकी एनर्जी कितनी होगी? 3h न्यू। तो N3 बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस 3h न्यू बाई के टी। तो इन सारी वैल्यूज को कहाँ रख दूंगा? यहाँ पुट कर दूंगा यूजिंग 2 in 1। तो मुझे क्या मिल जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर मिल जाएंगे। देखिए यही किया गया है यूजिंग 2 in 1, n बराबर एन नॉट। ठीक है, क्या था दोस्तों? देखो ये तो क्या बनेगा? ये तो एन नॉट ही बन जाएगा। ये तो क्या बनेगा? एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस 0 एन नॉट बन जाएगा। एन नॉट तो एन नॉट बन जाएगा। N1 क्या? एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो यहाँ आ जाएगा n बराबर एन नोट प्लस एन नोट ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस एन नोट ई की पावर माइनस 2h न्यू बाई के टी प्लस एन नोट ई की पावर माइनस 3h न्यू बाई के टी एंड सो ऑन। पूरे में से एन नोट को कॉमन ले लिया, क्या बना? 1 प्लस ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस ई की पावर माइनस 2h न्यू बाई के टी एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ? अगर मैं यहाँ पर एच न्यू बाई के टी को एक्स पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर एच न्यू बाई के टी को क्या पुट कर दूँ? एक्स, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x एंड सो ऑन। ये किसके बराबर होता है भाई? ये होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का इनवर्स। यही लिखा गया है भाई, जो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये जो पूरी टर्म है ये किससे रिप्लेस हो जाएगी भाई? 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। एक्स क्या है? एच न्यू बाई के टी। समझ में आ रहा है आपको? डेरिवेशन हालांकि मैं आपको एक एक स्टेप करके भी दिखा सकता था, पर फिर थोड़ा सा लंबा वीडियो आपका जो है वो हो जाता और आप उसको देख नहीं पाते अच्छे से। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, ये किसके बराबर आ रहा है भाई? अगर मैं इसको एक्स पुट कर दूंगा ये 2x हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और e की पावर माइनस एक्स कितना है? ये क्या है भाई? 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, क्योंकि x तो क्या है? एच न्यू बाई के टी। तो ये बन जाएगा एन नोट इंटू 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम हमने निकाल दिया। ठीक है, हम क्या मानकर चले? हमने माना भाई जो ब्लैक बॉडी है ना, उसमें जो ऑसिलेटर्स हैं वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं वो या तो 0 की कर रहे हैं या एच न्यू कर रहे हैं या फिर 2h न्यू कर रहे हैं, 3h न्यू कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रहे हैं। फिर हमने कहा भाई 0 एनर्जी एमिट करने वाले एन नोट हैं, एच न्यू वाले N1 हैं और 2h न्यू वाले N2 हैं, 3h न्यू वाले कितने हैं? N3 ऑसिलेटर्स हैं। सही है सर, ये तो समझ में आ गया। फिर हमने कहा कि अगर मुझे पता लग गया कि भाई 0 वाले कितने हैं, 1 वाले कितने हैं या फिर एच न्यू वाले कितने हैं, 2h न्यू वाले कितने हैं, तो टोटल ऑसिलेटर कितने होंगे? टोटल ऑसिलेटर होंगे n बराबर एन नोट प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3। फिर क्या किया? मैक्सवेल का रिलेशन लगाया, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दी? ऊपर पुट कर दी। हमें क्या मिले? नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम मिल गए। हमें क्या मिल गए? नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। सही है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम हमें मिल गए हैं। अब हम क्या निकालेंगे? हमें यह पता चल गया कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने ऑसिलेटर हैं। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट कर रहे हैं। समझिए भाई, अब तक हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दिए। अब हम निकालेंगे एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है टोटल। तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। वो होगी 0 इंटू एन नोट, मतलब एन नोट के कितने थे? 0 एनर्जी के कितने थे? एन नोट। एच न्यू एनर्जी के कितने थे? N1। 2h न्यू के कितने थे? N2। अब 3h न्यू के कितने थे? N3। तो ये क्या बना? ये बना 0 इंटू एन नोट प्लस एच न्यू इंटू N1 प्लस 2h न्यू इंटू N2। अब पहले वाली टर्म खत्म हो गई, क्या बचा? एच न्यू इंटू N1 2h न्यू इंटू N2। अब यहाँ पर क्या किया भाई? N1 की वैल्यू पुट कर दी। N1 क्या था आपका? ये रहा भाई N1, शायद शिफ्ट नहीं हुआ वो, ये रहा N1 एन नोट ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, N2 एन नोट ई की पावर माइनस 2h न्यू बाई के टी। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? देखो एन नोट एच न्यू यहाँ पर है और एन नोट एच न्यू यहाँ पर भी है।
एन नोट एच न्यू यहाँ से कॉमन ले लिया और साथ के साथ ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी भी यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ से तो पूरा का पूरा एन नोट एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से एन नोट एच न्यू और ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी एक बच जाएगा। आगे वाले में क्या बचेगा, क्या आता, 3 न्यू आता, ठीक है। फिर एन नोट आता, तो आगे वाले में क्या बचेगा, आगे वाले में 3 बच जाएगा। उससे आगे वाले में क्या बच जाएगा, 4। जहां 2 बचेगा वहां तो पावर में 1 एच न्यू बाई के टी रहेगा। जहां पर 3 होंगे वहां पावर में 2 एच न्यू बाई के टी रहेगा। जहां पर 4 होंगे वहां पावर में क्या रहेगा, -3 एच न्यू बाई के टी रहेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। करके देख लो भाई, इसको 1 से कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसको इससे कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगी, इसको इससे कर दोगे तो अगली टर्म आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी को एक्स पुट कर दिया। तो ये क्या बना हमारे पास, भाई पहले तो बाहर कॉमन था, ये क्या है, एच न्यू एन नोट ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी 1 + 2x + 3x एंड सो ऑन, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये 1 - x की पावर -2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। भाई 1 - x की पावर -2 का क्या है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन। और x क्या है आपका, e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो हमारे पास एनर्जी आई एन नोट एच न्यू, देखो ध्यान से, एनर्जी बराबर एन नोट एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू 1 - x का 1 - x होल की पावर -2, ठीक है। x क्या है आपका, e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो ये बनेगा आपके पास E बराबर एन नोट एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, और यहाँ पर क्या था 1 - x की पावर -2, तो वो क्या आ जाएगा 1/x का स्क्वायर। अब x क्या है आपका, e की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो ये हमारे के पास क्या बना, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। हमारे पास 2 चीजें निकल कर आई हैं। पहली क्या, टोटल ऑसिलेटर्स कितने, ठीक है। टोटल ऑसिलेटर हमारे पास आई है कितने, एन नोट अपॉन 1 - ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। अब हो क्या रहा है, एक ब्लैक बॉडी जो है वो एनर्जी रेडिएट कर रही है। उसमें रेडिएट करने वाले ऑसिलेटर कौन है, एन। रेडिएट करने वाले ऑसिलेटर कितने हैं, एन। टोटल एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है, ई। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, और ये क्या है भाई, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय दीज ऑसिलेटर्स, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर कितनी होगी भाई, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दूंगा किससे, नंबर ऑफ ऑसिलेटर से। तो क्या आ जाएगी, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, या फिर एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर आ जाएगी। ये क्या आ गई, हमारे पास मान लो 1000 रुपए, ठीक है। अब 1000 तो टोटल रुपए हैं, ठीक है। 1000 रुपए लेने वाले कौन है, मान लीजिए 20 आदमी 1000 रुपए लेने वाले हैं। तो एक आदमी के हिस्से में एवरेज कितने रुपए आएंगे भैया, ये आएंगे आपका 50 रुपए पर पर्सन, क्या आ जाएंगे, एवरेज आ जाएंगे। यही वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई एवरेज एनर्जी कितनी होगी, भाई टोटल एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो, तो एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने एवरेज एनर्जी लिखी, E/N लिखा, 4 नंबर इक्वेशन से लिखा E, और 3 नंबर इक्वेशन से क्या लिखा, N। तो ये बना एन नोट एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, और यहाँ पर एन नोट 1 - ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। देखो एन नोट से एन नोट कैंसिल, और एक पावर से ये भी कैंसिल, यहाँ पर केवल एक ही पावर बच जाएगी। बाकी जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा आपके पास एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी 1 - ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। ये एवरेज एनर्जी आ जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, देखिए जरा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एच न्यू ऊपर, ठीक है, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ई की पावर एच न्यू बाई के टी इंटू 1 - ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। सही है। जब अंदर लेकर जाओगे तो यहाँ तो बच जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, दोनों पावर जब ऐड होंगे तो ई की पावर 0 बचेगा, और जो है वो 1 आ जाएगा। तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो यही आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या है, एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर आई है। लेकिन ध्यान रहे, हर ऑसिलेटर की एनर्जी किसके बराबर नहीं आई, हर ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो केटी के बराबर नहीं आई। जो किसके बराबर आई है, वो आई है भाई एच न्यू डिवाइड बाय ई की पावर एच न्यू बाय के टी -1 के बराबर आई है। समझ में आ रहा है। अब आप ये क्यों कह रहे हो सर कि ये केटी के बराबर नहीं आई, भाई ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स यही कहती है कि जो
एवरेज एनर्जी हर ऑसिलेटर जो रेडिएट कर रहा है वो केटी ही कर रहा है किसी टेम्परेचर टी के ऊपर। ये क्या बोल रहे हो सर आप? मैं बोल रहा हूं कि कोई भी ऑसिलेटर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऑसिलेटर ब्लैक बॉडी का जो है जो एनर्जी रेडिएट टेम्परेचर टी के ऊपर कर रहा है वो कितनी कर रहा है? केटी कर रहा है। लेकिन प्लैंक रेडिएशन लॉ ने कहा नहीं, केटी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, वो कितनी एनर्जी कर रहा है? एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास? हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी आ गई। सही है। अब हम क्या देखेंगे भाई? डी म्यू, न्यू प्लस डी म्यू, न्यू प्लस डी म्यू रेंज में कितने ऑसिलेटर हैं? अब मुझे हर ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी पता लग गई। अब मैं क्या करूंगा? न्यू प्लस डी म्यू इस रेंज में कितने ऑसिलेटर हैं अगर मैं ये पता कर लूं तो मैं क्या कर सकता हूं? इस रेंज में जो ऑसिलेटर एनर्जी रेडिएट करेंगे उसको इससे गुणा कर दूंगा। मतलब एक आदमी 100 रुपए कमा कर ला रहा है, ठीक है, इसको आप 100 मानिए, तो 10 आदमी कितने रुपए कमा कर लेकर आएंगे भाई? मान लीजिए 10 आदमी है तो 10 आदमी कितने रुपए कमाएंगे? 100 गुणा 10। ठीक है, एक आदमी अगर 50 रुपए कमा रहा है तो 10 आदमी कितने कमाएंगे? 50 गुणा 10, 500 रुपए कमाएंगे। तो हमें एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी पता लग गई। अब हम क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेटर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर होंगे किसमें? न्यू एंड न्यू प्लस डीवी रीजन के अंदर, मतलब डी म्यू रीजन के अंदर जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर होते हैं वो होते हैं आपके कितने? 8 पाई न्यू स्क्वायर इंटू डी न्यू डिवाइड बाय सी की पावर 3। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या बता रहा है भाई? ये बता रहा है डी म्यू रीजन के अंदर, डी म्यू फ्रीक्वेंसी की रेंज में, मतलब एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, इस छोटी सी फ्रीक्वेंसी की रेंज में कितने ऑसिलेटर होंगे? वो होंगे आपके इतने। अब क्या करूंगा? अब मुझे एवरेज एनर्जी निकालनी है किसमें? उन सारे ऑसिलेटर की जो डी म्यू की रेंज के अंदर है। ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा भाई? ये नंबर है और वो क्या है? एनर्जी है। ध्यान से सुनिए भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा क्योंकि डेरिवेशन ही इस तरीके का है। हमने एवरेज एनर्जी हर एक ऑसिलेटर की निकाल दी, ठीक है, जितने भी ऑसिलेटर। अब ये तो हमने हर ऑसिलेटर की निकाल दी। अब हमें क्या पता कि भाई डी म्यू फ्रीक्वेंसी के रीजन में कितने ऑसिलेटर हैं? अब डी म्यू फ्रीक्वेंसी के रीजन में कितने ऑसिलेटर हैं ये हमें पता लग गया क्वेश्चन नंबर 6 से। अब हमारे पास डी म्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में इतने सारे ऑसिलेटर्स हैं और एक ऑसिलेटर एवरेज इतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो टोटल एनर्जी रेडिएट कितनी होगी? वो होगी ई म्यू इंटू डी म्यू, ई म्यू इंटू डी म्यू, जो क्या होगा? 8 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू डिवाइड बाय सी क्यूब इंटू एच न्यू डिवाइड बाई ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी माइनस 1। मतलब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को जब मैं गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगी एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पर शब्द ध्यान रखने का है, एनर्जी डेंसिटी। मुझे मिलेगी यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी। सही है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी? मुझे एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। अब मुझे क्या करना था? मुझे जो ग्राफ बनाना था ना वो ये बनाना था, लैम्डा। मुझे देखना था भाई पर्टिकुलर लैम्डा वेवलेंथ के ऊपर कितनी एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है, या फिर एनर्जी डेंसिटी कितनी है वो मुझे देखना था। तो मुझे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर तो देखना नहीं था। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर जो मैंने डी म्यू लिखा है इसको वेवलेंथ से चेंज कर दूंगा। अब न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा। डी म्यू क्या होगा? माइनस सी बाय लैम्डा का स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। अब यहाँ पर न्यू की जगह क्या पुट कर दिया भाई? सी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर पुट कर दिया। अब सी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे, न्यू की जगह भी क्या पुट कर दिया? सी बाय लैम्डा। ध्यान से सुनो भाई, सी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या भाई? यहाँ पर भी सी बाय लैम्डा। तो एक सी यहाँ से और सी स्क्वायर यहाँ से, सी क्यूब कट जाएगा और नीचे लैम्डा की पावर 3 आ जाएगा। लेकिन जब आप डी म्यू को रिप्लेस करोगे किससे? सी बाय लैम्डा की पावर 2 से, तो लैम्डा की पावर 3 तो पहले से था, एक लैम्डा की पावर 2 आ जाएगा, तो नीचे क्या बनेगा? लैम्डा की पावर 5। कहो तो मैं करके भी दिखा देता हूँ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो न्यू स्क्वायर क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, और वो सी बाय लैम्डा। तो सी की पावर क्यूब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर एक सी ये वाला आ जाएगा, तो क्या बनेगा भाई? 8 पाई एच सी बाय लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज योर फेमस प्लैंक रेडिएशन लॉ। अब इसमें से क्या करना है? ई लैम्डा लिख लेना है। ई लैम्डा क्या होगा? एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। मतलब वो वेवलेंथ जो लैम्डा के बराबर है, मतलब लैम्डा के बराबर वेवलेंथ जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो किसके बराबर आएगी? ई लैम्डा बराबर
8 पाई एच सी बाई लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी बाई के टी लेमडा माइनस 1। अब कहोगे सर ये एच सी बाई के टी लेमडा कहाँ से आ गया? भाई न्यू किसके बराबर है? सी बाई लेमडा, यहाँ पर सी बाई लेमडा पुट कर दिया है। ठीक है, मतलब लेमडा वेवलेंथ की जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो ई लेमडा, एक ब्लैक बॉडी के द्वारा वो कितनी रेडिएट हो रही है? वो इतनी एनर्जी जो हो क्या हो रही है? रेडिएट हो रही है। मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी एनर्जी एमिट हो रही है एक ब्लैक बॉडी के द्वारा, वो किस फॉर्मूले से बताई जाती है? वो इस फॉर्मूले से जो है वो बताई जाती है। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के दिखा रहा हूं आगे। हमने लिखा ई लेमडा बराबर 8 पाई एच सी बाई लेमडा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच सी बाई के टी लेमडा माइनस 1। ठीक है, 8 पाई एच सी को क्या लिखता है? C1, और एच सी बाई के को क्या लिखता है? C2। तो ये बन जाएगा C1 इंटू लेमडा की पावर माइनस 5 1 अपॉन C2 बाई लेमडा टी माइनस 1। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्लैंक रेडिएशन लॉ। दिस इज नोन एज प्लैंक रेडिएशन लॉ। मैं आपको ये कन्वर्ट भी करके दिखा देता हूँ। हमने लिखा है यहाँ पर 8 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू बाई सी क्यूब हमने लिखा है यहाँ पर। मैं एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ, वैसे तो आपको पता भी होगा। देखो हमने लिखा है यहाँ पर ई लेमडा ई न्यू डी म्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर डी म्यू डिवाइड बाय सी क्यूब इंटू एच न्यू ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ठीक है, तो ई लेमडा डी लेमडा बराबर, देखो भाई 8 पाई न्यू स्क्वायर क्या होगा? सी स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर, डी म्यू आगे लिख दूंगा एच सी एच, और ये बन जाएगा आपका एच न्यू था, यहाँ पर एच न्यू था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच सी बाई लेमडा, और डी म्यू क्या आएगा? डी म्यू आपका क्या बन रहा है? डी लेमडा अपॉन माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस का। ठीक है, यही बन रहा है भाई, शायद सी भी होगा इसके साथ में। ये रहा भाई डी न्यू बराबर सी बाई लेमडा स्क्वायर, डी न्यू बराबर। ठीक है, तो डी म्यू की जगह क्या पुट करूंगा? वही पुट करूंगा, ये पुट करूंगा सी बाई लेमडा स्क्वायर और डी लेमडा। माइनस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर क्योंकि एनर्जी है पॉजिटिव में ही रहेगी। और नीचे क्या है भाई? सी की पावर 3। तो यहाँ देखो क्या क्या कट जाएगा, ध्यान से देखिए भाई। सी की पावर 3 का 3 कट जाएगा, एक सी ऊपर बच जाएगा, नीचे लेमडा स्क्वायर, लेमडा और लेमडा की पावर 2, नीचे क्या बचेगा? लेमडा की पावर 5 बच जाएगा। और साथ के साथ क्या था? इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच सी बाई के टी लेमडा माइनस 1। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आपको इस तरीके से क्या करेगा? दिखाई दे देगा। फिर डी लेमडा को छोड़ देंगे और क्या आ जाएगा? एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। और कम वेवलेंथ के ऊपर ये कन्वर्ट हो जाता है वीन्स में, हमने शुरू में ही देखा, और हाई पर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रेले जीन्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है? दिस इज योर रफ वर्क है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको करके दिखाया है बस। ठीक है, कि भाई आपको डेरिवेशन में थोड़ी सी हेल्प एक्स्ट्रा मिल जाए। ये पीछे वाले पेज का क्या है? रफ वर्क है भाई। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। आपका पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको हमारी ऐप के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।